जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम लेक्चर करते हैं 16 क्यूएसओ पे। लेक्चर हमारा जो 16 है जी। मेरा नाम वकार अहमद अफरीदी, एडवोकेट वकार अहमद अफरीदी। ठीक है, एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी जो प्रिपरेशंस है उसके लिए ये हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा। ठीक है ना, ये रिपब्लिक लॉ अकेडमी सेवल से हम आपसे मुखातिब है। 030375345611 जो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे ये कोर्सेज, इसके जो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 क्या कहता है? लेक्चर नंबर 16 जो है ऑन क्यूएसओ पे, कानून शहादत आर्डर 1984 पे, ये चैप्टर नंबर 3 है रेलिवेंसी ऑफ एक्ट का। ठीक है ना, आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक है। आज हमने हमने 58 तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में। तो अभी हम पढ़ते हैं 59 से शुरू करते हैं। ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स ये क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये हम चलेगा आगे। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ तक चलेगा? ये हमारा चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जनाब चलेगा 65 तक। फिर रह जाएंगे 64, 66, 67, 68, 69। 4 आर्टिकल्स रह जाएंगे इस चैप्टर के। वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करवा के इसको हम वाइंड अप करेंगे और अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आइए जी, हम आगाज करते हैं जी आर्टिकल 59 से। ठीक है, 59 से 59 आर्टिकल क्या कहता है? उसने कहा कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोई कोर्ट को एक ओपिनियन कायम करनी है अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ पर, ये आपने याद रखना है, ऑन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ पे। ठीक है, आर ऑफ साइंस पर। ठीक है, आर आर्ट पर। ठीक है, आर्ट के शोबे पर, किसी आर्ट के कोई पॉइंट है उस पर। आर एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, या हैंड राइटिंग के हवाले से, और फिंगर इंप्रेशन के हवाले से। ठीक है, द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट, इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई ओपिनियन ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, जो स्पेशली स्किल्ड होगा पर्सन इन सच फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, और क्वेश्चन एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस, वो क्या होंगे? और रेलिवेंट होंगे, और रेलिवेंट फैक्ट होंगे। मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना, एक सब एक्सपर्ट होगी जो इन शोबों में एक्सपर्ट होगा। फॉरेन लॉ का, जो फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट होगा, साइंस में एक्सपर्ट होगा, हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होगा, ये फिंगर इंप्रेशन में एक्सपर्ट होगा। तो जो स्किल्ड पर्सन है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन उस सब्जेक्ट में, तो वो क्या उसकी ओपिनियन कोड ले सकती है, अपनी एक ओपिनियन बनाने के लिए उसकी राय ले सकती है। ठीक है ना, इसको कहते हैं ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन। ये देखिए, ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन, जब थर्ड पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होती है, वो कब होती है, वो कैसी होती है? तो कोर्ट थर्ड पर्सन की, देखिए केस मेरे और आपके दरमियान चल रहा है, तो थर्ड पर्सन क्या क्या तुक बनता है? तुक बनता है अगर मामला फॉरेन लॉ के रिलेटेड है, साइंस के रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी ऑफ द हैंडराइटिंग के रिलेटेड है, या फिंगर इंप्रेशन के रिलेटेड है, तो फिर जो फोरेंसिक साइंस की भी ली जा सकती है। किसी फॉरेन जो एडवोकेट जो है उसकी भी ओपिनियन ली जा सकती है। साइंस वाले सब्जेक्ट में जो माहिर है उसकी भी ओपिनियन ली जा सकती है। हैंड राइटिंग के वाले से फिंगर इंप्रेशन जो होते हैं, थंब इंप्रेशन होते हैं अंगूठे के, वो उसके बारे में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है उसकी ओपिनियन ली जा सकती है। तो कोर्ट क्या एक रेलिवेंट, मतलब एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जस्टिस तक पहुंचने के लिए, तो इन जो वो हजरात जो एक्सपर्ट होंगे उनकी ओपिनियन ले सकती है, और उनकी ओपिनियन क्या होंगी? वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। सच पर्सन, उन इन ऐसे शख्स को जो स्किल्ड होते हैं, स्पेशली स्किल्ड होते हैं इन शोबाजात में, कौन से फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और हैंड राइटिंग के हवाले से या फिंगर इंप्रेशन के हवाले से, उनको क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, आर्टिकल 59 कहता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को डील करता है। आर्टिकल 59 ये वैसे भी आपने याद कर लेना, पेपर में आ जाता है, अब एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इसमें उसने कहा है कि बात हम कर रहे हैं द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। अब तीसरा बंदे की ओपिनियन कैसे रेलिवेंट हो सकती है? केस मेरे और आपके दरमियान अगर चल रहा है, तीसरे बंदे की ओपिनियन कैसे रेलिवेंट हो सकती है? जी, रेलिवेंट हो सकती है अगर कोर्ट ने किसी फॉर्मूला पे, किसी उसने साइंस पे, आर्ट पे, या फिंगर इंप्रेशन के हवाले से कोई राय लेनी है, तो वो किसी स्किल्ड पर्सन की लेगी ना।
फॉर एग्जाम्पल मैं आप कहते हैं कि ये वकार साहब का अंगूठा नहीं है, तो पेपर पे लगा हुआ, तो कोर्ट कहती है ठीक है ना, आप मान रहे हैं वकार साहब कहते हैं कि मेरा है और आप कहते हैं कि ये इसका नहीं है, तो फिर क्या है, तो फिर इसकी जांच पड़ताल करवाई जाएगी इस फिंगर इंप्रेशन की किससे, स्किल्ड पर्सन से, जो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट हो, तो उससे करवाई जाएगी, उसकी जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। तो इस तरह कोर्ट थर्ड पर्सन की जो ओपिनियन वो ले सकती है कि जस्टिस तक पहुंचने के लिए, और सच पर्सन को क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन ये है, वेदर द डेथ ऑफ द ए वाज कास्ड बाय पॉइजन, ये जहर के जरिए हुई है या नहीं। The opinion of the expert as to the symptoms produced by the poisoned, which A is supposed to have died. तो उसने कहा है कि जो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, जो ओपिनियन एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, उस जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुई हैं उस जहर की वजह से, जो जिसकी वजह से ए की डेथ हुई है, वो रेलिवेंट होगी, ठीक है ना। वो ओपिनियन जो है ना, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड, वो राय दे सकता है कि इस जहर से इस तरह की सिम्टम्स प्रोड्यूस होती है, और अगर वाकई ही ए ने वो यानी कि सिम्टम्स जार की हैं जिसको जहर दी गई है, तो फिर उसकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि whether A at the time of doing a certain act, whether A at the time of doing a certain act, A एक certain act कर रहा था, was by reason of unsoundness of mind, अपने unsoundness of mind की वजह से, पागलपन की वजह से, या incapable of knowing the nature of the act, ठीक है, act, तो nature of the act, तो उस act के nature नहीं जानता था, or the he was doing what was either wrong or contrary to law, अगर एक शख्स जो है वो यानी कि ए जो है वो एक सर्टेन एक्ट करता है, वो अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या उस नेचर की, उस एक्ट के नेचर को नहीं समझ पा रहा, तो ठीक है, नेचर को समझ नहीं पा रहा, तो वो कि वो रॉन्ग कर रहा है या ठीक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, ये देखना है। द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, the opinion of the expert upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly shows unsoundness of mind। देखिए यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे आगे चलते हैं जी, यहाँ पे भी है जी, ठीक है, यहाँ पे भी है, सॉरी ये मैं आपको बी यहाँ पे, ठीक है ना, उसने कहा है, मैं आपको इसको दोबारा पढ़ता, थोड़ा सेट कर लूँ इसको, देखें ये मैंने क्वेश्चन की पढ़ा कि ए इनकैपेबल ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, या इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट की वजह से, क्या करता है, वो एक्ट करता है, वो उसको नहीं पता ये वो रॉन्ग है या कंट्रेरी टू लॉ है। अब क्या कहता है, ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन को ले लेती है, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए कॉमनली शो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो कॉमन सिम्टम्स होती हैं, क्या वो ए की भी वही सिम्टम्स है, इस पे जो ओपिनियन जो है एक्सपर्ट की वो रेलेवेंट हो जाएगी। एंड वेदर सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूजली रेंडर्स पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, के जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है, पागलपन होता है कि दिमाग उनका काम नहीं करता, वो वाकई ही यानी कि वो इस तरह के होते हैं कि वो एक्ट की नेचर को समझ नहीं पाते, आर ऑफ नोइंग दैट व्हाट दे डू, कि जब वो करते हैं कोई कि वो नहीं जानते, आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ रेलिवेंट, मतलब कि अब एक बंदा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है, या वो जब वो कुछ ने एक्ट किया तो उसकी नहीं पता कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कि ये एक्ट जो है वो रॉन्ग है या कंट्रेरी टू लॉ है या नहीं, तो अब इस पे क्या करना, ये डिटरमिन करना कि ये बंदा जो है ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार है या नहीं है, कि ये जानबूझ के प्रिटेंड कर रहा है, तो इस पे जो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है, मेडिकल जो ऑफिसर होगा उसकी जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट होगी, ठीक है ना, वो बता देगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अमूमन ऐसा ही होता है कि बंदा कोई जो एक्ट कर रहा होता है वो उसको नहीं पता होता कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, वो इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट होता है,
फिर वो ये सवाल पैदा होता है कि ये सारे ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में ऐसे होता है। इस तरह की इस पे ओपिनियन जो होती है, एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है, वो रेलिवेंट हो जाती है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे सी में कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए या नहीं, ए ने लिखा है या नहीं लिखा। एन ए अनदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड विच इज प्रूव्ड, जो कि प्रूव्ड के तौर पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है। आर एडमिटेड, जो प्रूव्ड है और एडमिटेड है, उसको प्रूव कर लिया जाता है और एडमिटेड है। टू हैव बीन रिटन बाय ए, जो एक अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जो एडमिटेड, जिसने ए ने जिसको ए ने प्रूव किया है कि ये मैंने ही लिखा है, एक अदर डॉक्यूमेंट। द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट on the question whether the two documents were written by the same person or by different person are relevant। अब जो ओपिनियन होगी ना, जो ओपिनियन एक्सपर्ट की होगी वेदर का, ये कि ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है, ये ए ने ही लिखे हैं या ए ने नहीं लिखे हैं। अब इस पर जो ओपिनियन होगी एक्सपर्ट की, वो रेलिवेंट होगी, ठीक है। इस पे ओपिनियन, फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ कि ये मैंने नहीं लिखा। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ कि ये मैंने लिखा है। अब इस पे हैंड राइटिंग और इस पे हैंड राइटिंग जो है वो कोर्ट कहती है ये तो मिलती जुलती है। तो अब डाउट है, डाउट क्रिएट हो गया। मैं एक को इनकार कर रहा हूँ, एक को मान रहा हूँ। तो अब देखना ये चाहना कि ये दोनों डॉक्यूमेंट वकार ने ही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो इस पर दोनों को उसका मैच करवाना ये कौन करेगा? ये एक्सपर्ट करेगा, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा फोरेंसिक साइंस की फील्ड का, तो वो करेगा। तो उसकी जो ओपिनियन होगी वो क्या हो जाएगी? रेलिवेंट हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 1 करते हैं जी आज के लेक्चर का। When the court has to form an opinion, जब कोर्ट को एक ओपिनियन कायम करनी है अपॉन ए पॉइंट ऑफ फार्मूला, फार्मूला पर, आर ऑफ साइंस, आर आर्ट, और मैंने आपको ये पहले पढ़ के सुना दिया है। अब इसका एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूँ इसका तर्जुमा करके। जब कोर्ट को एक ओपिनियन कायम करनी है फार्मूला पर, साइंस पर या हैंड राइटिंग पर, फिंगर इंप्रेशन पर, तो क्या होगा? जो ओपिनियन होगी वो ऐसे स्किल्ड पर्सन की कि फार्मूला पर, आर्ट पर या हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशन पर, तो वो रेलिवेंट होगी। सच पर्सन आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? उसको एक्सपर्ट कहेंगे। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 2 ये कहता है द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन सवाल ये है, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि, ये देखें, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है वेदर द डेथ ऑफ द ए, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी है कि सवाल ये है कि ये ए की जो डेथ हुई है वो उसी ये पॉइजन से हुई है या नहीं। अब ओपिनियन जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होगी उसके सिम्टम्स के हवाले से, उस पॉइजन के सिम्टम्स के हवाले से, वो जो होगी वो क्या होगी? वो रेलिवेंट होगी। आर रेलिवेंट है, ठीक है ना, वो आर रेलिवेंट होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यूज नंबर 3 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 3 कहता है कि द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एज टू द क्वेश्चन सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए कॉमनली नोन एज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये आपको ऊपर पढ़ के सुनाया है कि एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो सिम्टम्स होती है वो डिटरमिन करना हो कि ये सिम्टम्स वाकई ही अनसाउंड माइंडनेस की वजह की होती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, के जो बंदा होता है उसी की होती है। जो एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले बंदे ने एक एक्ट किया, उसको पता नहीं चला ये रॉन्ग है या कंट्री टू लॉ है, तो ओपिनियन इस पर किसकी ओपिनियन ली जाएगी? एक्सपर्ट की ली जाएगी, किसी मेडिकल ऑफिसर की ली जाएगी। उसकी जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी? वो रेलिवेंट होगी, ठीक है, रेलिवेंट होगी। तो आर रेलिवेंट, ए ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आर्टिकल 60 आर्टिकल्स नंबर 60 पढ़ते हैं। फैक्ट्स बीरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, जो फैक्ट्स बीरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं वो किन फैक्ट्स की बेस पे देते हैं, वो भी क्या होंगे? वो रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। उसने कहा है फैक्ट्स बीरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। देखिए उसने कहा है कि जो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं, अगर ऐसे फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं है लेकिन क्या है, अदरवाइज रेलिवेंट है, वो भी क्या हो जाएंगे? फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे अगर वो जो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होते हैं इफ दे सपोर्ट आर
इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है ना। अगर वो सपोर्ट करते हैं या मुताबिकत रखते हैं ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट के साथ, व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, जब वो ओपिनियन रेलिवेंट हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो फैक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। ये देखिए इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ये क्या कहती है कि द क्वेश्चन ये है वेदर ए वाज पॉइजन बाय ए सर्टेन पॉइजन से उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई। क्वेश्चन ये है द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु आर पॉइजन बाय दैट पॉइजन, अब फैक्ट ये कि अदर अशखास जिनको, दूसरे लोगों को जिनको वही जो पॉइजन दी गई थी, क्या उन्होंने भी वही सर्टन सिम्टम्स ज़ाहिर की या नहीं। विच एक्सपर्ट्स अफर्म, जो एक्सपर्ट अफर्म करता है, आर डिनाइड टू बी द सिम्टम्स दैट पॉइजन, तो उसकी अगर वो एक्सपर्ट ये कह देता है कि जी बिल्कुल ये वही जहर है, सर्टन पॉइजन है जिसकी सिम्टम सेम थी जो कि बाकी लोगों को भी दी गई थी, तो फिर ये उसकी जो ओपिनियन होगी वो क्या हो जाएगी, रेलिवेंट होगी। यहाँ पे उसकी ओपिनियन के हवाले से हम पढ़ रहे हैं कि वो ये क्या हो जाएगी, रेलिवेंट होगी। आगे चलते हैं जी। द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु आर पॉइजन बाय दैट पॉइजन, ये क्या है, ये नॉट रेलिवेंट फैक्ट है, लेकिन अदरवाइज रेलिवेंट है, क्योंकि उनको, उन लोगों को भी वो पॉइजन, वही पॉइजन दी गई थी, उसकी सिम्टम्स भी वही थी, तो इस वजह से ये क्या है, ये फैक्ट जो है कि दूसरे लोगों को जो पॉइजन दी गई थी वो उसकी भी यही सिम्टम थी इसी जहर की वजह से, तो क्या है, उसकी जो ओपिनियन होगी ना एक्सपर्ट की, वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट होगी। अब क्या है, यहाँ पे आप चीज समझे कि ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन को कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है, जो वो फैक्ट जो पहले किसी को जिन लोगों को दी गई थी उनकी भी वही सिम्टम्स थी जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन में आपने दी कि इस पॉइजन की ये सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, उसी जहर से, तो ये अब उसको सपोर्ट कर रही है, तो ये क्या है, रेलिवेंट है। फैक्ट्स जो होते हैं रेलिवेंट नहीं होते, अदरवाइज रेलिवेंट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो रेलिवेंट कंसीडर होंगे, वो जो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे इलस्ट्रेशन बी। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एन हार्बर, ऑब्स्ट्रक्शन के रुकावट टू हार्बर इज काज्ड बाय ए सर्टेन सी वॉल या नॉट, ठीक है। उसने कहा है कि जो इसमें उसका मतलब ये है, द क्वेश्चन, सवाल ये है कि वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ए हार्बर होते हैं जहाँ पे शिप जहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है, जो साल समंदर के जहाँ पे वो होती है, उसको क्या कहते हैं, कोस्ट होती है, कोस्टल एरिया होता है ना, वहाँ पर बंदरगाह होती है, इज काज्ड बाय ए सर्टेन सी वॉल या ना, मतलब कि उसने का सवाल ये है कि वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ए हार्बर इज काज्ड बाय ए सर्टेन सी वॉल या ना, जो सी वॉल है उसकी वो वजह बनी है जो हार्बर के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह या नहीं। द फैक्ट दैट अदर हार्बर्स सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट्स, के वो फैक्ट ये है कि दूसरी जगहों पे भी जो सिमिलरली इसी तरह जो हार्बर है, जो पोर्ट है, वो वाक़या है, ठीक है ना, बट वेयर देयर वर नो सच सी वॉल्स, वहाँ पे ऐसी कोई वॉल्स नहीं है, सी वॉल्स बिगन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया हो, जिन्होंने रुकावट खड़ी की हो एट अबाउट द सेम टाइम पर, इज रेलिवेंट, तो फिर क्या होगा, वो फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 4, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी मिसाल, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, वो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर फैक्ट नॉट रेलिवेंट नहीं है, अदरवाइज रेलिवेंट है, तो इफ दे सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है ना, अगर वो मुताबिकत रखते हैं, इन ओपिनियन ऑफ द मुताबिकत रखते हैं, तो ठीक ये आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट ए, ठीक हो गया।
आगे जी एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन बाय सर्टेन, जहर उसको दी गई, उसी से उसकी डेथ हुई है। ये फिर फैक्ट ये कि जो दूसरों को जहर देगी इसी जहर की वजह से उसकी भी यही सिम्टम थी। तो ये जो अफर्म कर रही है ओपिनियन को एक्सपर्ट की, तो ये उसी जहर की सिम्टम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये रेलिवेंट होगी, इज रेलिवेंट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे 61, आर्टिकल 61 जो है हम पढ़ते हैं, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग कब रेलिवेंट होगी, उसने कहा है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट, as to the person by whom any document was written or signed के एक डॉक्यूमेंट जो है एक खास शख्स ने लिखा है या उस खास शख्स ने साइन किए कि उस पे एक खास शख्स का साइन है या नहीं है, ठीक है, इस बात की समझ आई। उसने कहा कि जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन एक्वेंटेड, जो उससे द ओपिनियन ऑफ द पर्सन, किस पर्सन की ओपिनियन, जो उस एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय होम इट इज सपोज टू बी रिटन और साइंड, तो फिर उस शख्स की ओपिनियन जो उस हैंड राइटिंग के साथ वाकफियत रखता है कि ये हैंड राइटिंग के साथ वाकफियत, ये वकार की राइटिंग है, ये वाकई ही ये अबरार की राइटिंग है, ये सलीम की राइटिंग है, तो उसकी जो ओपिनियन होगी बाय होम इट इज सपोज टू बी रिटन और साइंड, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उसी शख्स की ये राइटिंग है, दैट इट वाज और इट वाज नॉट रिटन और साइंड, या उसकी नहीं है, बाय दैट पर्सन इज रेलिवेंट। तो फिर उस शख्स की ओपिनियन ऑफ एनी एक्वेंटेड पर्सन जो होता है, पर्सन एक्वेंटेड जो उससे वाकफियत रखता हो, ठीक है ना, उसकी राइटिंग्स के साथ, दूसरों की राइटिंग जानते हैं ना कि यार ये तो वकार की राइटिंग है, ये शहबाज की राइटिंग है, ये उमर की राइटिंग है, ये असलम की राइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें ना उसमें यानी कि ये आ जाती हैं, उस पर्सन की जो ओपिनियन होगी उस हैंड राइटिंग पे, वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट होगी, ठीक है, ये आपने आगे चलना है। आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट। उसने आगे क्लियर कर दिया एक्सप्लेनेशन में कि एक पर्सन को तब कहेंगे कि ये दूसरे पर्सन की राइटिंग से वाकफियत रखता है या जानता है कि ये उस बंदे की राइटिंग है, जब वो ये उसको लिखता हुआ देखे, जब उसने उसको लिखता हुआ देखा हो, or when he has received documents purported to be written by that person, या उसने फिर उस शख्स ने उस शख्स ने उसके पास उस शख्स के पास या डॉक्यूमेंट्स हो जिसकी वो हैंड राइटिंग प्रूव करनी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए क्या कर दे कि साबित कर दे बाय दैट पर्सन इन आंसर टू दैट डॉक्यूमेंट। उसने कहा है, यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है, व्हेन ही हैज रिसीव्ड, या क्या उसने रिसीव्ड किए हों डॉक्यूमेंट्स purported to be written by that person, कि ये उसी शख्स के हैं जिसकी जो हैंड राइटिंग जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो अब इन क्वेश्चन है, इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स written by himself or under his authority and addressed to that person, या जो वो डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजेशन में है इस वजह से कि उसने जो डॉक्यूमेंट उसको लिखा था उसके आंसर में उसने वो डॉक्यूमेंट उसको रिसीव किया, या उसकी कोई अथॉरिटी थी जो उसने उसको एड्रेस किया तो दैट पर्सन को, उसने उसको वो डॉक्यूमेंट लिखा। और व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him, या उस पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब कि लेन देन के मामलात में उसने यानी कि आदतन मतलब कि रोजमर्रा की उसकी रूटीन थी कि उसने वो डॉक्यूमेंट उसको जमा करवाया हो, उसको दिया हो, तो कोई चीज़ उसकी अपनी हैंड राइटिंग से, तो फिर जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा या उसने उसको देखा होगा लिखते हुए, उसकी जो ओपिनियन होगी वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट होगी। इलस्ट्रेशन करते हैं। The question is whether a given letter is, जो given letter है is the handwriting of a is the handwriting of a
क्वेश्चन ये है कि जो एक लेटर है जो इन क्वेश्चन है कि उस पे अदालत में है कि ये जो लेटर, ये जो रेलिवेंट लेटर है, ये इस पे ए ने लिखा है, ए ने यानी कि ये ए की राइटिंग है या नहीं है, हैंड राइटिंग ऑफ द ए। अ मर्चेंट इन लंदन, अ मर्चेंट इन लंदन जो कि एक सौदागर है कहाँ पे, लंदन में। बी इज अ मर्चेंट इन पेशावर, बी पेशावर में मर्चेंट है। हु हैज रिटन अ लेटर, बी ने लेटर लिखा, हु हैज रिटन अ लेटर एड्रेस्ड टू ए, टू बी, टू ए, टू ए, जो बी ने क्या लिखा, बी मर्चेंट पेशावर में है, बी मर्चेंट पेशावर में कारोबार करता है, उसने ए को लेटर लिखा। एंड रिसीव्ड लेटर्स प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाय हिम, और उसने सी इज अ बी क्लर्क, और बी क्लर्क। अब उसने क्या किया, ए ने उसको उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखा बी को, ठीक है ना। उसने जो उसने रिसीव किया सी ने, ठीक है ना, जो कि बी का क्लर्क था। हुज ड्यूटी इट वाज टू एग्जामिन एंड फाइल बीज कोरस्पोंडेंस, एंड फाइल बी कोरस्पोंडेंस, जिसकी ड्यूटी थी कि वो उसको एग्जामिन करे और बी की जो बी की कोरस्पोंडेंस को उसको फाइल करे, मतलब कि उसको फाइल में लगाए। डी इज अ बी ब्रोकर, जो डी है वो बी का ब्रोकर था। टू होम बी हैबिचुअली टू होम बी हैबिचुअली सबमिटेड द लेटर्स प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाय ए, और जो ए उसको लेटर लिखा करता था बी को, उसने यानी कि अपने बिजनेस कोर्स और बिजनेस में उसको बी को, डी को जो जो ब्रोकर था उसका, उसको सबमिट करवाया करता था फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग हिम देयर ऑन, उस पर एडवाइस करने के लिए कि ये बी का लेटर है, ये मुझे आया, ये आपने इस मामले इसको इस खाते में लगाना है, ठीक है ना, इस इधर रखना है, तो इसको संभाल के इसको सेव कर लें। तो ये जो होगी, इनकी ओपिनियन होंगी वो रेलिवेंट होगी, ठीक है ना, रेलिवेंट होगी। आगे चलते हैं जी। ऐसे शख्स की ओपिनियन रेलिवेंट होगी, ऐसे शख्स को कहा जाएगा कि वाकई वो एक्वेंटेड है ए की राइटिंग के साथ, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, उसने कहा कि जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, साइन के ये डॉक्यूमेंट फलां बंदे ने लिखा है या इस पे फलां बंदे का साइन है, तो जो ओपिनियन होगी ना, ऐसे जो राइटिंग से वाकिफ होगा या उस बंदे के पास उसकी रिटर्न में उसके हाथ से लिखा हुआ कोई लेटर होगा, तो ऐसे बंदे की जो ओपिनियन होगी वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट फैक्ट होगी, रेलिवेंट फैक्ट होगी, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 7 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, एक्वेंटेड आएगा जी, ये ऑप्शन ठीक है, ये मैंने पढ़ के सुना दिया आपको पहले, आप कर लीजिएगा। आगे जी, द ओपिनियन ऑफ द बी सी एंड डी ऑन द क्वेश्चन whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C or ever saw A writing। ये एक्चुअली ये इसके साथ ही आना था, इसको छोड़ दें, ठीक है। आगे जी आर्टिकल जो है 62, आर्टिकल 62 क्या कहता है, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। यहाँ पे एग्जिस्टेंट नहीं आना, एग्जिस्टेंस आना है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन एलिमेंट। जब किसी राइट या कस्टम के हवाले से, उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई ओपिनियन कोड को बनानी है, कायम करनी है, तो फिर किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। उसने कहा कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट। जनरल कस्टम रवायत के मतलब या किसी के राइट के मुताल्लिक ये राइट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। द ओपिनियन एड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच कस्टमर राइट, उस कस्टमर राइट के हवाले से जो ओपिनियन होगी, ओ पर्सन्स हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जो ऐसे जो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानता हो, इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट, अगर वो एग्जिस्ट करती हुई, कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ऐसे शख्स जो उस कस्टम या राइट की के बारे में नॉलेज रखता हो कि ये फलां एरिया में ये कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो उस बंदे की जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होंगी। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट, जनरल कस्टम और राइट क्या होगा, इंक्लूड कस्टम और राइट। जो एक्सप्रेशन जो उसने यूज किया ना, जनरल कस्टम और राइट, उसमें शामिल क्या होगा, कस्टम्स और राइट कॉमनली टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन,
ठीक है, एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, तो वो कॉमनली वो क्या होगा, कॉमनली कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, मतलब कि वो कॉमन होगा, कॉमन होनी चाहिए वहाँ वहाँ पे लोगों के दरमियान। इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में कहता है कि द राइट ऑफ द विलेजर्स और द पार्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ द पार्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट। ये जनरल राइट है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। उसने अगर एग्जाम्पल भी दे दी है कि एक कुआं है, वो पार्टिकुलर कुआं है, उसके वाटर को जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग, उनको राइट हासिल है या नहीं है, ये एक जनरल राइट है। इस जनरल राइट है, ठीक है, जनरल कस्टमर राइट की बात हो रही है ना यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन में दी। तो वो बता रहा है कि एक कुआं है, वो कुआं सबके लिए साझा है, तो वो उसको एक जनरल राइट है सबका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 8। जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है किसी जनरल कस्टम या राइट के बारे में, तो जो उस ऐसे शख्स की ओपिनियन जो उस कस्टम के बारे में जानता होगा, ये काफ़ी देर से उसको नॉलेज में होगा या राइट के बारे में, तो उसकी ओपिनियन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो रेलिवेंट होगी, वो रेलिवेंट। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 चलते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 9 क्या कहता है, उसने कहा द एक्सप्रेशन जनरल राइट और कस्टम्स, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऊपर पढ़ के आए हैं हम अभी, ठीक है। आगे एमसीक्यूज नंबर आर्टिकल 63 कहता है कि वो कहता है कि ओपिनियन एज टू द यूजेस टेनर्स आर व्हेन रेलिवेंट, ठीक है ना, एटसेट्रा व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। ओपिनियन एज टू यूजेस टेनर्स एटसेट्रा व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। इसका उसने मतलब बताया है, इसमें उसने कहा है जी, इसमें ये ना ओपिनियन एज टू यूजर्स होती है, जो कस्टम से पहले का स्टेप होता है, वो अभी कस्टम में कन्वर्ट नहीं हुई होती। टीनट होता है कोई प्रिंसिपल किसी रिलीजन के हवाले से या किसी जो इलाके के हवाले से जो प्रिंसिपल होता है, टीनट्स उसको कहते हैं। कोई प्रिंसिपल जो वहाँ पे पाया जाता हो, असूल पाया जाता हो, वह रेलिवेंट कब रेलिवेंट होगी, अगर इन यूजर्स या टीनट्स के हवाले से कोई ओपिनियन कायम करनी है कोर्ट को, तो फिर क्या किसकी होगी, किसकी ओपिनियन ली जाएगी, तो वो क्या और उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी या नहीं, देखते हैं। When the court has to form an opinion as to the uses and the tenets of any body of the man or family, किसी शख्स या फैमिली के बारे में उसकी यानी कि किसी उसकी टेनेंट्स, उसके असूल, उसके यानी कि कस्टम्स के यूजर्स के हवाले से, यूजर्स कस्टम का एक पहले वाला स्टेप होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, रवायत कह लें उसको, या उसको दो तरीका कह लें। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, द गवर्नमेंट एनी रिलीजन ए रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। उसने कहा है द यूजर्स या टेनर्स, किसकी, किसी शख्स की फैमिली की कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो असूल या वो है या नहीं है, या गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस गवर्नमेंट की या चैरिटेबल फाउंडेशन की। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर टर्म्स यूज्ड इन अ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, या जो एक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्या होंगे उस खास इलाके में या पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके उस टर्म्स के क्या मीनिंग होंगे, आर बाई पार्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल, पार्टिकुलर क्लास ऑफ द पीपल उसको, उस मीनिंग को, वर्ड्स को किस तरह लेते हैं। द ओपिनियन ऑफ द पर्सन है हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ऐसे शख्स जिनके पास उस वर्ड्स का, उस यूजर्स का, उस ट्रेनर्स का कुछ खास जो नॉलेज होगा, उनको कहेंगे, उनकी जो ओपिनियन होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, कहलाएंगे, ठीक है ना। आइए एमसीक्यूज आगे पढ़ते हैं। 10 उसने कहा when the court has to form an opinion as to the uses or tenet of anybody of the man or family, कॉन्स्टिट्यूशन और जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है यूजर्स या टेनेंट के हवाले से, टेनेंट्स होते हैं जब असूल प्रिंसिपल जो होते हैं उनके हवाले से, किसी शख्स की फैमिली की कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट की, रिलीजियस गवर्नमेंट की, चैरिटेबल फाउंडेशन की, कोई भी टर्म्स एंड वर्ड्स जिनके मीनिंग जो है किसी खास इलाके के लोगों में वो यूज होता है, तो उस हवाले से ऐसे शख्स की ओपिनियन जो उस बारे में खास नॉलेज रखता हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। सी ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। 64 क्या कहता है,
उसने कहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को एक ओपिनियन कायम करनी है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, एज टू अदर, जब कोर्ट को व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप, ठीक है ना, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप मैंने, जब रिलेशनशिप साबित करना हो कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो उसको प्रूव करना हो तो फिर किस बंदे की ओपिनियन जो होगी वो रेलिवेंट होगी ए और बी के रिलेशन को साबित करने के लिए, किस बंदे की ओपिनियन रेलिवेंट होगी ये देखते हैं। When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, जब कोर्ट को एक बंदे की जो रिलेशनशिप दूसरे को बंदे के साथ साबित करने के लिए ओपिनियन बनानी है अपनी, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, उसने कहा द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, तो उसकी जो ओपिनियन जो होगी एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट के जरिए अपने हरकत के जरिए कंडक्ट के जरिए एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज, वो उस पर्सन की ओपिनियन जो उस फैमिली का मेंबर है या अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, उसके पास उस चीज़ का स्पेशल नॉलेज है उस यानी कि उसकी फैमिली के उसकी ट्री के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, उसका रेलिवेंट फैक्ट हो, उसकी ओपिनियन जो है जो वो जानता है कि ए और बी का क्या रिलेशन है, ए और बी रिलेशन में है या नहीं है, तो उनकी जो ओपिनियन होगी उस खास बंदे की जो फैमिली मेंबर हो या अदरवाइज हो, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। प्रोवाइडेड दैट provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Divorce Act, उसने कहा जो ओपिनियन होंगी ना किसी मैरिज को प्रूव करने के लिए किसी की, उस जो प्रोसीडिंग अंडर डिवोर्स एक्ट चलती है 1869 में, उसमें ये सफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें ये सफिशिएंट किसी शख्स की ओपिनियन को सफिशिएंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और ना ही इन द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 496 495 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड में जो प्रोसिक्यूशन चलती है उसमें भी किसी शख्स की प्रोसीडिंग ओपिनियन को इन केसेस में वो सफिशिएंट नहीं होगी, ये वाज़ेह तौर पर लिखिए, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ये कहते हैं द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, अब सवाल ये है ए और बी शादीशुदा हैं या नहीं थे। द फैक्ट दैट वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, अब फैक्ट ये है कि ए और बी के जो फ्रेंड्स थे वो अमूमन उनको हस्बैंड और वाइफ की तरह ही कंसिडर करते थे और उनके पास शामिल शो भी ऐसे होते थे इज रेलिवेंट, तो वो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब बी इलस्ट्रेशन क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, अब इनका भी रिलेशनशिप साबित करना है ना कि जो ए है वो बी, ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, ए बी का लेजिटिमेट जायज बच्चा है या नहीं है। द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट, मतलब कि वो फैक्ट ये कि जो ए को हमेशा ही बच्चों और फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट होगा, ठीक है ना, वो रेलिवेंट होगा। फैमिली मेंबर में किसी भी बंदे की जो राय होगी या अदरवाइज जो अदर पर्सन होगा जिस चीज़ का नॉलेज रखता होगा, तो वो उसकी ओपिनियन जो होगी वो रेलिवेंट होंगे। आगे चलते हैं, ये एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 ये कहता है, एमसीक्यू नंबर 11 ये कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज रिलेशनशिप, जब कोर्ट को एक रिलेशनशिप के बारे में क्या बनानी है, ओपिनियन कायम करनी है, तो वो कि वो ए और बी के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जो ओपिनियन होगी किसकी, वो पर्सन की जो उसका फैमिली मेंबर होगा या कोई अदरवाइज, तो जो उसको स्पेशल नॉलेज होगा उस सब्जेक्ट पर, तो वो क्या होएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, वो इज अ रेलिवेंट फैक्ट, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी, द opinion shall be sufficient shall not be sufficient होगा to prove the marriage in proceeding under divorce act, ये आपने याद रखना है, shall not be sufficient होगा, बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी 65, आर्टिकल 65 पढ़ते हैं जी। आर्टिकल 65 कहता है कि whenever the opinion of any living person is relevant, उसने कहा जब भी जो लिविंग पर्सन होता है उसने कहा ग्राउंड, ये एक्चुअली 65 कहता है क्या, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन में रेलिवेंट्स, देखें एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी, अब उसकी ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पर दी है, वो भी रेलिवेंट होंगी, ठीक है ना, वो भी रेलिवेंट होंगी, ये आपने याद रखना है।
आर्टिकल 65 ये कहता है कि whenever the opinion of any living person is relevant, जब भी किसी भी जिंदा इंसान की जो ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होगी, तो the grounds on which such opinion is based are also relevant, वो भी रेलिवेंट होगी। ये आपने याद रखना है, इतना इसका है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है कि एन एक्सपर्ट मे गिव एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन। अब एक्सपर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए अपनी ओपिनियन बनाने के लिए, तो वो एक्सपर्ट जो उसने ओपिनियन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उनकी डिटेल वो दे सकता है, उनकी डिटेल दे सकता है। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे मैं यानी कि ये ओपिनियन कायम की थी, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13 चलते हैं। ये क्या कहता है कि उसने कहा कि जब कोर्ट को एक लिविंग पर्सन के ओपिनियन के हवाले से, लिविंग पर्सन की जो ओपिनियन होती है कि उसने जो ओपिनियन दी है वो कौन सी उस किन ग्राउंड्स पे दी है, तो इस बेस्ड वो आल्सो क्या होती है, वो आल्सो होती है रेलिवेंट होती है, उसकी ग्राउंड पे रेलिवेंट होती है, ठीक है जी। ये जनाब आज का अहबाब का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। माशाल्लाह से ये 40 मिनट का लेक्चर था। तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 17 पे चलेंगे। वो चलेंगे सेक्शन जो हमारा शुरू होगा 66 से 69 तक, 66 से 69 तक, क्योंकि ये 65 हमने पढ़ा है, ये 65 तक, 66 से 69 तक चले। वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इस पे आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करें और दूसरों को भी बताएं कि वकार अहमद फरीदी जो है वो जुडिशरी की डीडीपीपी सिविल जज लैट गैट सब की तरफ तैयारी करवाते हैं। आप उनसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।